बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जीटीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स की पाकिस्तान सुपर लीग स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदेद कहता है कि जहां पर ड्यूरिंग द पीएसएल रोजाना हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के हवाले से, उस दिन खेले जाने वाले मैच के बारे में और साथ साथ उस दिन से जुड़ी खबरों के बारे में। और आज का दिन बड़ा ओवरलोडेड दिन रहा है कि जहां पर आज पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से कई खबरें भी जो है वो गर्दिश में रही हैं और साथ साथ अब से थोड़ी देर पहले एक और फतह इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अपने नाम हासिल की। 5 विकेटों से इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कराची किंग्स को जेर किया और पॉइंट्स टेबल पर अपनी पोजीशन को मुस्तहकम किया। आज के मैच को डिस्कस करेंगे, लेकिन साथ साथ जहां रोजाना हम बात कर रहे होते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से, आज बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज भी जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से सामने आई हैं। इसके साथ साथ आज कोयटा ग्लैडिएटर के जो मेंटोर हैं और जो हमारे लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स हैं मोहसिन हसन खान साहब, जो बार बार ये कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट को विविन रिचर्ड जैसे प्लेयर की जरूरत है, आज वो अपनी सालगिरह को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो हैप्पी बर्थडे टू यू विविन रिचर्ड, जो पाकिस्तान के मेंटोर बनने के बड़े मजबूत कंटेंडर बनकर सामने आ रहे हैं। आज के मैच में क्या हुआ कि जहां पे इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स की टीमें एक दूसरे के बदले मुकाबिल थी। समरी पे एक निगाह डालेंगे, उसके बाद अपने दोनों मौजूद मेहमानों से इस मैच को डिस्कस करेंगे कि जहां पे कराची किंग ने 150 रन स्कोर किए 7 विकेटों के नुकसान पर। पोलार्ड ने 39 रन की इनिंग खेली, 29 रन स्कोर किए। जेम्स विंस ने 26 रन स्कोर किए। सैफुड ने मिल्स ने यहां पे 3 विकेटें हासिल की और फहीम अशरफ ने 2 विकेटें हासिल करते हुए महदूद किया 150 रन तक कराची किंग्स को। जवाब में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मतलूबा टारगेट महज 18.4 ओवर में हासिल किया 5 विकेटों के नुकसान पर। शादाब खान ने 34 रन की इनिंग खेली। आगा सलमान ने 33 रन स्कोर किए और हैदर अली जिनको मौका मिला आज एक दफ़ा फिर उन्होंने अपना को किसी हद तक प्रूव किया, 26 रन की नॉट आउट इनिंग खेली। 3 विकेटें मीर हमजा के नाम रही, लेकिन कराची किंग को फिर भी जो है वो 5 विकेटों से इस मैच में शिकस्त हुई और कराची किंग्स जो है अब थोड़ा सा पॉइंट टेबल पे स्लिप होती हुई नजर आ रही है और ये पॉइंट टेबल जो है वो काफ़ी ज़्यादा वाइड ओपन हो चुका है। इस पर भी हम बात करेंगे अब से थोड़ी देर के बाद। पहले हम अपने मौजूद मेहमानों का तारुफ कराएंगे। आज हमारे साथ आप मौजूद हैं लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स मोहसिन हसन खान साहब। शो में खुश आमदेद कहते हैं मोहसिन भाई को। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। मैच देखा सर आपने? थोड़ा देखो, बड़ा तो इंटरेस्टिंग। डिस्कस करते हैं मोहसिन भाई से आज बहुत सारी बातें जो मोहसिन भाई से करनी है, क्योंकि मोहसिन भाई ने बहुत पहले ही जब ये खबरें आनी शुरू हुई थी कि विविन रिचर्ड को एज ए मेंटोर जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लेने का सोच रहा है, मोहसिन भाई ने बहुत पहले ही इस बात का अंदिया दे दिया था। जबकि जो दूसरी शख्सियत मौजूद हैं जनाब सीजन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, फील्ड में काम करते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त गुफ्तगू करते हैं। असगर अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, शो में खुश आमदेद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम असगर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम अली भाई। मैच एंजॉय किया? बिल्कुल ऑलराइट, अच्छा रहा। मैच जबरदस्त रहा। मौसम भाई से आगाज करते हैं। समरी आपने देख ली है सर, ये कराची किंग का क्या मसला है? कराची किंग का टॉप ऑर्डर परफॉर्म नहीं कर पा रहा। आपको लगता है कि शान मसूद का जो डिसीजन था एज एन ओपनर उसको खिलाने का और कैप्टनसी उसको देने का, ये पे ऑफ नहीं कर सका कराची किंग को? हाँ, अभी तक तो लग रहा है कि पे ऑफ नहीं किया है और डिसअपॉइंटिंगली कराची और लाहौर कलंदर दोनों की परफॉर्मेंस वो नहीं है जो एक्सपेक्ट की जा रही थी। अब शान मसूद का जहाँ तक सवाल है, देखिए उसका तो पता है कोई स्टेडी बैट्समैन है, पूरी टीम को लेके चलेगा, लेकिन मुझे वही प्रॉब्लम नज़र आ रही है कि अगर इस टाइप का एक बैट्समैन आपने कैप्टन डाला है जो ओपन करता है, ठीक है, वो लेके चलता है, तो फिर उसके हिसाब से आप बैटिंग की प्लानिंग करते हैं कि हम 3 पे 4 पे 5 पे किसको रखेंगे, अगर ये आउट हुआ तो इसको भेजेंगे, ये आउट हुआ तो इसको भेजेंगे, इस तरह ओवर रेट को आप कवर करते हैं। लेकिन ऐसी चीज़ कोई नज़र नहीं आ रही, जिसकी वजह से मेन वजह है कि लाइक आई ऑलवेज से अली कि जब तक गेम प्लान नहीं होगा, आपकी स्ट्रैटेजी नहीं होगी बैटिंग में बॉलिंग में दोनों में, तो वो क्या अब यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कप्तान की सपोर्ट में कोचिंग डिपार्टमेंट। तो यहाँ कोचिंग डिपार्टमेंट क्या सपोर्ट दे रहा है कप्तान को मुझे नहीं पता, लेकिन नज़र नहीं आ रहा। अच्छा मौसम आप खुद भी एक ओपनर हैं और ठीक है, एक बाबर आजम की एक टेंडेंसी है क्योंकि कैपेबिलिटी है, इसी तरह से एक शान मसूद की भी एक कैपेबिलिटी है कि वो जिस अंदाज से बैटिंग करते हैं, लेकिन सर एज एन ओपनर आप खुद भी तो ये सोचते हैं ना कि टीम आपकी वजह से सफ़र कर रही है, आप अच्छा फ्लाइंग स्टार्ट दें, आपके पास प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट है, बाबर आजम भी परफॉर्म कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो शान मसूद की इस वक्त सोच क्या होगी? वो अपने गेयर्स को क्यों तब्दील नहीं कर रहे और कंसिस्टेंसी क्यों नहीं है उनके पास? अब देखिए, अब एक बात जो हम कल पिछले प्रोग्राम में बात कर रहे थे कि बाबर ने बड़ी अच्छी तरह अपने आप को कन्वर्ट कर रहा है, एक 2020 में भी बड़ा यूजफुल। शान मसूद का हमें पता है कि वो स्टडी प्लेयर है, वो प्रॉपर प्लेयर है, वो स्लॉग नहीं करता। तो जब आपने उसको कप्तान बनाया है और उस सोच के कि ये ऐसा बैट्समैन है, अब उसको ओपन के अलावा आप कहाँ बैटिंग कराएंगे 2020 में, मेरी समझ में तो नहीं आता, ठीक है। अब आपने ओपनिंग की लाइक साइड अली कि ओपनिंग जब आपने डिसाइड किया कि इसको ओपन कराएंगे, लंबी इनिंग्स खेलेगा, 60 70 80 नॉट आउट पूरा ऐसे करके जाएगा, पूरी कोशिश यही होती होगी इसकी हमेशा, बड़ा अच्छा प्लेयर है, लेकिन वो प्लानिंग नज़र नहीं आ रही कि अगर वो आउट होता है
तो उसकी रिप्लेसमेंट क्या नज़र आती है? लाइक आई सेड कि जैसे 1-2 आप डिसाइड करते हैं ना, उसके बाद आप 3, 4, 5, 6 यहाँ तक आप फिर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आप अपनी वो बनाते हैं कि अगर ये आउट हुआ, शान आउट हुआ तो हम इसको भेजेंगे, अगर ये आउट हुआ तो इसको भेजेंगे, या हमारा रन रेट स्लो हुआ तो हम इसको बीच में इंडक्ट कर देंगे। 2020 गेम है वेरिएशंस का, इसमें आपको वेरिएशन के लिए तैयार रहना पड़ता है और सिचुएशन के हिसाब से प्री प्लान नहीं कर सकते आप प्री प्लान ये करते हैं कि हम इस प्लानिंग से जा रहे हैं, अब देखेंगे सिचुएशन क्या डिमांड करती है, सिचुएशन के हिसाब से फिर आप बैटिंग में, बॉलिंग लाइनअप में, जैसे अगर बॉलर में हमारे शुरू के 2 पिट गए हैं तो हम किस बॉलर को इस्तेमाल करके थोड़ा कम बैक करेंगे मैच में, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है 2020 क्रिकेट में और वनडे क्रिकेट में, जो कि अभी तक कराची और लाहौर कलंदर दोनों की तरफ से डिसअपॉइंटिंग है। अच्छा सर, आपको क्या लगता है जो टीम सिलेक्शन था, अब शान मसूद एज ए कैप्टन भी लिया है, इन्होंने ओपन भी करा रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि उन्होंने शर्जील खान की कुर्बानी दी है, शर्जील खान को इन्होंने पिक नहीं किया इस मरतबा। दूसरी तरफ साहबजादा फरहान को इन्होंने गिव अप किया और साहबजादा फरहान अब लाहौर कलंदर में चले गए, वहाँ से परफॉर्म भी कर रहे हैं। तो जब प्लान क्या नजर आ रहा है आपको कराची किंग का, क्योंकि शान मसूद को लेना और साथ में कोई इनके साथ कोई एग्रेसिव बैट्समैन ना रखना, ये आपको लगता है कॉस्ट कर रहा है, क्योंकि पावर प्ले में स्टार्ट ही नहीं मिल पा रहा है? बिल्कुल सही कह रहे हैं अली। बात यह है कि शान मसूद तो T20 का प्लेयर ही नहीं है, तो उसको तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी ही गलत दी गई है, उसे तो इस टीम का भी उसका हिस्सा नहीं बनता। लेकिन हमारी बदनसीबी है, जो टीम का हिस्सा नहीं होता वो पाकिस्तान टीम का कप्तान बन जाता है। ये देखें, अभी अगर PSL पर नज़र डालें तो 2 कप्तान हैं जो मुकम्मल फ्लॉप हो गए, और बदनसीबी ये है हमारी कि दोनों ही नेशनल टीम से जुड़े हुए हैं, शाहीन भी और शान भी। अब ये एक टेस्ट टीम का कप्तान है तो दूसरा T20 का कप्तान, वनडे का कप्तान है। अब मुझे बताइए कि आगे वर्ल्ड कप मौजूद है, अगर इतने बड़े इवेंट में शान मसूद 7 मैचों में बिल्कुल कुछ नहीं कर पाए और ऐसा लगता है जैसे कोई नया बच्चा जो है वो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार खेलने की कोशिश कर रहा है, तो आप मुझे बताएं कि शान मसूद इस वक्त कहाँ खड़ा हुआ है। यही हाल इस वक्त जो है शाहीन का भी है। तो इन दोनों कप्तानों पे ने हमारे वर्ल्ड कप की तैयारियों पे, आने वाली सीरीज पे अलार्म लगा दिया है। अब बोर्ड को सोचना है कि इनके फ्यूचर को कैसे देखें और पाकिस्तान के वर्ल्ड कप को कैसे देखें, वो किस अंदाज वर्ल्ड कप में अपनी एंट्री करे। अब अगर पूरे इसमें देखें तो सबसे ज्यादा जो अपनी सलाहियतों को सामने लेकर आया है वो शादाब लेकर आया है। उसके बाद जो है कामरान हमें नजर आ रहा है, क्योंकि रोसू जो बाहर गए, और सब बाबर जो है वो बेशक उन्होंने अपने आप को बेहतर किया है, लेकिन वो कप्तानी की अहलियत नहीं रखते। वो एज ए बीटर जो है वो बहुत अच्छे हैं और उनको वही रखना चाहिए और उनको वही परफॉर्मेंस उनसे लेनी चाहिए। लेकिन अब सवालिया निशान लग गया है हमें फ्यूचर पे, हमारे फ्यूचर का क्या होगा, क्योंकि कराची किंग की पूरी टीम ऐसा लगता है सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए है और उसका कोई जो है ऐसा सीन नहीं लग रहा मुझे कि जो वो इस PSL को कुछ सीखने के लिए या कुछ डिलीवर करने के लिए खेल रहे हैं। 7 मैच आप उठा के देख लें, 7 मैचों में यही सूरत हाल है, और जो इनके बीटर हैं उन बीटर में सिर्फ एक पोलार्ड के और कौन है जो खेल। अच्छा मोहसिन भाई, ये जो भी तुमने बात की ना अलार्म की, क्या आपको लगता है हमारे डोमेस्टिक सिस्टम के लिए भी बड़ी वेकअप कॉल है ये, क्योंकि अभी नाफे आता है, नाफे आके रन्स कर देता है, उस्मान खान आता है जो यहाँ से गिव अप करके चला गया UAE, वो जाके रन्स कर देता है। हमें ऐसे प्लेयर्स पाकिस्तान सुपर लीग में रन्स करते नजर आ रहे हैं कि जिनको आपके डोमेस्टिक ने किसी काबिल ही नहीं समझा या उनको डोमेस्टिक खेलने के इतने मौके नहीं मिले। जो प्रूवन प्लेयर हैं, जो टेस्ट क्रिकेटर हैं, वो हमें स्ट्रगल करते नजर आ रहे हैं। ठीक है, नहीं, और पहले एक बात कह दूं, अभी असगर ने बड़ी अच्छी बात पॉइंट आउट की। शान मसूद जो है, शान मसूद कोई 100% 2020 की टीम का प्लेयर नहीं है, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। लेट्स से अगर वो यहाँ कमाल का सक्सेसफुल होता है, कमाल का डिटर्मिनेशन, स्पिरिट या आउट क्लास कोई चीज़ दिखाता, तो सेलेक्टर सोचते कि नहीं, इसको 2020 में भी डालते हैं हम। शान मसूद अगर परफॉर्म नहीं कर रहा है इस लेवल के ऊपर एज ए कैप्टन भी, और वो अपनी पूरी नहीं बहा रहा है, नहीं, सिंपल सी बात है, T20 में नहीं सेलेक्ट करें, सिंपल सी बात है। इसलिए कि बाबर ऑलरेडी जो था उसके ऊपर ये एतराज़ हो रहा था, जी ओवर्स खेलता है, लंबा जाता है, लेकिन माशाल्लाह वो अपने आप को कन्वर्ट कर रहा है। उसकी जो बात की शाहीन का मेरे हिसाब से अभी वो कप्तानी के लिए नहीं भी बनता तो कोई उसका वो नहीं था, उसकी कप्तानी अच्छी नहीं जा रही, लेकिन एज अ बॉलर, एज अ क्रिकेटर वो परफॉर्म कर रहा है, वो 2020 का प्लेयर। लेकिन सर फिर सॉरी टू इंटरव्यू, लेकिन सर अब 8 मैचेस खेले इसने, 132 गेंदें उसमें खेली हैं शान मसूद ने, और 132 गेंदें जो खेलने के बाद 134 रन किए हैं। इसके अलावा 19 जो T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले उसमें 391 के करीब रन स्कोर किए हैं। ये क्या बेहतर नहीं होता कि जो फ्रेंचाइजीज हैं, क्योंकि ये भी ब्लड सप्लायर है ना एक तरीके से, आप प्लेयर दे रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, कि ऐसा प्लेयर लें, ऐसा कैप्टन लें कि जो T20 में काम आए। ये आपको भी पता है और हम जैसे जो है उनको भी पता है कि जिनको क्रिकेट इतनी समझ नहीं है कि जी शान मसूद T20 का प्लेयर ही नहीं है, तो फिर आप इतनी बड़ी फ्रेंचाइज का आप कप्तान बना रहे हैं और फिर टॉप ऑर्डर में खिला रहे हैं।
बकौल काफियों के बाबर भी T20 का प्लेयर नहीं है, बहुतों के, लेकिन वो प्रूव कर रहा है, इंटरनेशनल में भी प्रूव करता है, यहाँ पे भी करता है। सिंपल सी बात मैं कह रहा हूँ कि अगर देखिए कराची ने अगर शान मसूद को लेना था तो उन्होंने कहा इसको कहाँ बैटिंग कराएंगे, हम अगर लेते, बिकॉज ऑलराउंडर तो है नहीं, करता है मीडियम पेसर, वो कोई ऐसी नहीं है, लेकिन उसको फिर ओपन कराते हैं, चलो इसको लंबी इनिंग्स खेल के दें, वो अभी तक कामयाब नहीं हो रहा। सिंपल सी क्या बात है, जब आप पाकिस्तान टीम सेलेक्ट करें तो शान मसूद नहीं होगा T20 की तो बात सर सवाल ये फिर पैदा होता है ना, फिर लेना क्या था, मजबूरी का सौदा शान? नहीं मतलब देखिए, जब मैं आपसे 2-3 दिन से क्या बातें कह जा रहा हूँ कि फ्रेंचाइज की ड्यूटी बनती है कि प्लेयर बना के पाकिस्तान को निकाल के दे, ठीक है। अब आपने शर्जील का नाम दिया, अगर उस लड़के को इस वजह से हटाया गया टीम से तो ठीक नहीं किया, लेकिन बहरहाल अगर शान मसूद को सोचते थे कि ज़रूरी है खिलाना, एक एक्सपेरिमेंट करके देख लिया है, नहीं उसने प्रूव अभी तक नहीं, अभी क्या 2 मैचेस रह गए, आई थिंक टूर्नामेंट उनके लिए ऑलमोस्ट ओवर हो गया, ऑलमोस्ट, है ना। तो अब ये चली गई है इंटीग्रेशन सेलेक्टर्स की तरफ कि भाई नहीं T20 में अभी इसको नहीं कर सकते। बाबर ऑलरेडी हमारे पास एक ऐसा प्लेयर है जो लंबा खेलता है, लेकिन शाहीन के लिए मैं कहूँगा एज अ प्लेयर वो परफॉर्म कर रहा है, वो T20 में हर फॉर्मेट में कर सकता है। क्या लगता है आपको, अभी जो मौसम में बात कर रहे हैं कि शान मसूद की कोई मजबूरी का सौदा है कि लेना ही था, क्यों लेना था? पर अगर फ्रेंचाइज इतने हैंडसम अमाउंट पे कर रही है, फ्रेंचाइज इतना ज़्यादा ग्लैमरस एक माहौल दे रही है, इस लीग का नाम है, इससे आपको नहीं लगता कि लीग भी जो डाउन हो रही है, कराची जो है एशिया की सबसे बड़ी क्रिकेट नर्सरी है, उसकी टीम और कुछ सियासी पार्टियां जो हैं वो सोशल मीडिया पे जो है वो हमें इन नजर आती है, इस तरह कराची किंग भी सिर्फ टीवी स्क्रीन पे इन नजर आ रही है? देखिए कराची किंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि उसने डोमेस्टिक में पूरे साल कुछ नहीं करना। शुरू में जब राशिद लतीफ़ को लिया था तो डोमेस्टिक में बहुत सारे उन्होंने इवेंट भी किए थे, कैंप भी लगाए थे, लड़के भी दरियाफ्त कर रहे थे, लेकिन अब इन्हें पका हुआ हलवा चाहिए। हलवा पका हुआ है, गरम गरम खाने की कोशिश कर रहे हैं तो मुंह जल रहा है इनका। इन्होंने समझा कि शान मसूद जो है वो चूंकि टेस्ट टीम के कप्तान बन गए हैं, स्टार बन गए हैं, तो इनकी टीम को बड़ा बेनिफिट मिलेगा और इनकी टीम बड़ी हाईलाइट होगी। मेरे भाई, टीम को हाईलाइट करना है तो पूरे साल कुछ वर्क करें, कुछ लड़के निकालें और शान मसूद के डेटा को भी चेक करते हैं कि आया ये लड़का आपकी कैप्टनसी के लिए या T20 के लिए सूट भी कर रहा है या नहीं कर रहा। डेटा तो चेक किया, लेकिन शजरा शायद चेक कर लिया ना। शजरा इसलिए चेक नहीं किया कि शजरे की बुनियाद पे तो आए, यही तो है ना, शजरा चेक हो गया। भाई शजरा कैसे चेक करेंगे, शजरा ही की बुनियाद पे तो आए हैं। टेस्ट टीम में भी इसी तरीके से आए हैं और फ्रेंचाइज को भी शायद कहीं ना कहीं कोई रिश्ता कोई ऐसा लगा होगा, चूंकि बड़े बिजनेस के बड़े रिश्ते होते हैं, तो मेरा ख्याल है कोई ना कोई लिंक तो ऐसा है कि जिसकी वजह से फ्रेंचाइज ने इनको ओबलाइज किया। और वैसे भी कराची किंग तो ये नवा आप सामने सीजन है, लेकिन हर सीजन में कोई ना कोई ऐसा बंदा रखती है अपने साथ जिससे वादा होता है इसको सिफारिश है जी, इसको ओबलाइज कर, मैं क्या शॉर्ट कंसाइज कहता हूं, सिफारिश है, ओबलाइज कर रहे हैं, ओबलाइज कर रहे हैं। मोहसिन भाई ये बात कर रहे हैं, सिफारिश की बात कर रहे हैं, मुझे याद है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें आपने बहराम खान, और मैं ये नहीं कि मोहसिन भाई सामने बैठे, बहराम जो मैं डोमेस्टिक क्रिकेट कवर करता हूँ मुझे मालूम है बहराम एक अच्छा प्लेयर था, मोहसिन भाई का नेफ्यू था, लेकिन मोहसिन भाई आपने सेलेक्ट नहीं किया, ठीक है, तो आपने भी तो अपने करेक्शन इस्तेमाल नहीं किया, तो शान मसूद कैसे वो सिफारिश पर आ गए कराची किंग के अंदर? शान मसूद ही थोड़ी कोई मिसाल है, यहाँ कितने का आके सिफारिशी पे आगे खेल रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट को बर्बाद को क्या चीज़ कर रही है। अभी आप वेब रिचर्ड के ऊपर बात आगे करेंगे, जिस वजह से मैं खुशी है कि देखिए सिफारिश अगर आप करवाएंगे, अब जैसे असगर ने पूरी तरह कह दी है, सारी बात मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप सिफारिश पे चाहे सीनियर प्लेयर हो चाहे नया यंगस्टर हो आप करेंगे तो फिर आप तो क्रिकेट को ख़राब कर रहे हैं ना। आप एक तो आप एक डिजर्विंग लड़के को बाहर रख रहे हैं, नंबर 2 आप टीम का बैलेंस ख़राब कर रहे हैं, नंबर 3 आप एक ये शो कर रहे हैं कि हम इंटरेस्टेड नहीं हैं किस बना के कुछ देने के लिए। दिस इज द, और मैं ये अगर मैं क्रिकेट बोर्ड में हूँ तो मैं फ्रेंचाइज को पहले भी कह चुका हूँ, मैं उनको इंस्ट्रक्शन दूँ कि हमें प्लेयर बना के दीजिए, हमें वही रूटीन वर्क नहीं चाहिए आपके साथ। ठीक, अगर आप डगआउट में होते, आखिरी मेरा सवाल, इसको फिर हम वाइंड अप करेंगे, शान मसूद को आप सेलेक्ट करते हैं या नहीं करते, हाँ या नहीं? T20 कराची किंग के लिए आप सेलेक्ट करते अगर आप कराची किंग का पार्ट होते? हाँ, मैं उससे बात करता, मैं कहता भाई अगर तुम बिकॉज अभी ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में T20 खेल के आ रहा है और सबसे बेहतर परफॉर्मेंस देके आ रहा है, वन ऑफ द टॉप परफॉर्मेंस रहा है एज ए बैट्समैनों में, दूसरों को तो बॉल ही नहीं समझ में आती थी क्या करें, तो इस बेसिस पे अगर उसको लेकिन सर वहाँ तो वनडे और टेस्ट खेले थे ना, वो T20 तो वहाँ भी नहीं खेले थे शान मसूद। वनडे में भी तो खेला था ना, और फिर यहाँ पे लाइक ऐसे कि एक सीनियर प्लेयर को अगर आप एडजस्ट कर रहे हैं, उसको ऑनर कर रहे हैं कि भाई हम दे रहे हैं, तो भाई तुमने ओपन करना है, लंबी इनिंग्स खेलनी है, वो ट्राई आउट उन्होंने किया है, वो कामयाब नहीं हुआ।
अब लाइक आई सेड कि सेलेक्टर्स को क्लियर मैसेज चला गया है कि नहीं भाई ये 2020 के लिए तैयार नहीं है। T20 मटेरियल नहीं है। और शान मसूद के ऊपर हमने काफी डिस्कशन इसलिए किया क्योंकि पोटेंशियल है इनमें, टैलेंट है इनमें, लेकिन T20 में जिस तरह बार बार बात करेंगे शायद इनकी जगह इसलिए नहीं बनती है क्योंकि पाकिस्तान की जानिब से भी जो आखिरी T20 मैच खेलें वो 13 नवंबर यानी 13 नवंबर 2022 को खेले और एक तवील अरसे से जो है वो शान मसूद T20 खेले नहीं है। उसके बाद कराची किंग का इनका अपॉइंटमेंट जो है वो थोड़ा सा एक हैरान कौन सी बात है। और फिर उन्होंने परफॉर्म भी नहीं करे जिसकी वजह से कराची किंग भी जो है वो सफर कर रही है। पॉइंट टेबल पे भी एक निगाह डालेंगे, लेकिन इस वक्त लेंगे मैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मजीद डिस्कशन करते हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग के बारे में, लेकिन अब हम बात करेंगे जरा पड़ोसी मुल्क की कि जहां पर जो है सीरीज का 5वां टेस्ट मैच है खेला जा रहा है इंग्लैंड वर्सेस इंडिया। और इस टेस्ट मैच में पहला दिन का जो खेल था वो इंग्लैंड के सामने जो है वो इंडियन टीम के नाम रहा। टॉस जीतने के बाद पहले खुद इंग्लैंड ने बैटिंग करने का फैसला किया, लेकिन ये फैसला जो है वो पे ऑफ नहीं कर सका। महज 218 रन बनाने में कामयाब हो सकी इंग्लैंड की टीम। और यहां पर कुलदीप यादव ने 5 विकेटें और अश्विन जो अपना कैरियर का सेंचुरी टेस्ट मैच है खेल रहे हैं, उन्होंने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में इस वक्त 135 रन स्कोर किए इंडिया ने और उसका मैच एक खिलाड़ी आउट है। इस टेस्ट मैच को डिस्कस करेंगे लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स मोहसिन हसन खान साहब से, और इनसे हम जानेंगे कि टॉस जीता इंग्लैंड ने सर, और टॉस जीतने के बाद महज 218 रन, पिच को रीड नहीं कर सके, स्पिनर्स को जो है वो सही टैकल नहीं कर सके, टॉस जीतने का यूटिलाइजेशन सही से कर क्यों नहीं सके? देखिए स्पिनर्स की तो प्रॉब्लम उनको होगी ना, बिकॉज जैसे हमारे सब कॉन्टिनेंट से टीमें ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड जाती हैं, वहाँ हम इंग्लैंड में स्विंग पे फंसते हैं, ऑस्ट्रेलिया में बाउंस से फंसते हैं। तो यहाँ आके अगर वो पहली बात तो जो अच्छा एक बात और कह दूँ, जब पहले 3 टेस्ट मैच हुए थे उसका स्कोर 2-1 था इंडिया के 3-1 था। 3-1 था। तीसरे मैच चौथे मैच में जाके स्पिनिंग विकेट बनी थी, पहले 2 में स्पिनिंग विकेट्स नहीं थी, परफेक्ट बैटिंग विकेट्स थी, तो इंडिया 2-1 लीड कर रही थी। तीसरे चौथे में उन्होंने स्पिनिंग विकेट बनाई जिसमें उसमें 3-4 नए लड़के खिला दिए, बिल्कुल नए लड़के फ्रेश, उसने भी इंग्लैंड को हरा दिया। अब यहाँ पे लाइक आई सेड, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ अली, आपको पता है इंग्लैंड एक दफ़ा नीचे लगती है ना, उठना बड़ा मुश्किल होता है उनके लिए। इनकी में फाइट बैक वाली वो डिटर्मिनेशन नहीं है, शुरू से इनको अच्छा चाहिए होता है स्टार्ट। तो खैर कमिंग टू दिस थिंग, अब ये मैच हो रहा है धर्मशाला में है, हाँ, तो धर्मशाला की जो इंटरनेशनल का वहाँ काफ़ी मैचेस वगैरह होते हैं। अब इंडियन जो मटीरियल है और हमारा मट्टी का सॉफ्ट है, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं हार्ड मिलता है बाउंस। अभी जो हम गए थे ऑस्ट्रेलिया, परफेक्ट बैटिंग विकेट थी, उसके बाद भी बाउंस था, बॉल यहाँ आता था, बिकॉज वो नेचर है उसकी मट्टी का, वो सख्त हार्ड है वहाँ की पिचेस। अब यहाँ पे वो आके, अगर मैं समझता हूँ कि अगर हमें अपना होम एडवांटेज उठाते हैं या हमारे पास अगर बाहर की टीमें आती हैं तो हमें उठाना चाहिए। अगर ऐसे कि जब वो उठाते हैं तो हम क्यों ना उठाएं। और ये नहीं कि हम, देखिए मैं ये इसमें यकीन नहीं रखता कि आप टर्निंग विकेट बिल्कुल ख़राब विकेट बना दें, ख़राब विकेट लें, लेकिन मट्टी का नेचर क्या है, पिचेस का नेचर क्या है। सब कॉन्टिनेंट में लो बाउंस है, टर्न होता है, बॉल ग्रिप करता है, स्पेशली दूसरे या तीसरे दिन के बाद जाके तो गेंद ठीक ठाक टर्न करना शुरू हो जाता है। वो एडवांटेज इंडिया ले रहा है अपने पूरे उसका। और इसको अब मैं इसलिए और क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने होम एडवांटेज को ये देखते हुए भी कि होम एडवांटेज है अली, उन्होंने नए लड़के कितने इंडक्ट करके, और शुभमन गिल एंड कंपनी और जो 3-4 जायसवाल वगैरह और जो लड़के इन्होंने आके इंडिया को मैचेस जिता रहे हैं वो, और दैट शोज द कॉन्फिडेंस। आई मीन वो ये भी तैयार थे कि अगर हम मैच हार गए तो नो प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंस ये होता है कि एक यंग लड़के को पता लगे मेरा सेलेक्टर, मेरा कप्तान मुझको भरोसा करके टीम में लेके आया है, तो मैं पूरी जान मारूंगा, और उन्होंने रिजल्ट ज़बरदस्त दे रहे हैं। अच्छा सर, आपको क्या लगता है जो टॉस जीत के इंग्लैंड ने पहले बैटिंग की, ये चौथी इनिंग का खौफ है क्योंकि इंडिया के पास स्पिनर बहुत अच्छे हैं, और फिर विकेट में वेयर एंड टेयर जो है पैदा हो जाता है, क्रैक्स आ जाते हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये चौथी इनिंग के खौफ की वजह से जो पहले बैटिंग की है? अब मुझे ऐसे लगता है जैसे इंग्लैंड चूँकि हमेशा स्पिन पे तो कमज़ोर रहा है, और ख़ासकर जब वो एशिया में खेल रहा होता है तो उसकी कोशिश यही होती है कि स्पिनर्स को जैसे तैसे भी हम टाइम पास कर लें। अब अगर तारीख उठा के देखेंगे तो कोई भी स्पिनर जो है वो इंग्लैंड को जो है मुतासिर कर देता है, लेकिन इंग्लैंड उसको बातमाम तरीके से नहीं खेल पाता। अब इस टेस्ट को भी देख लें कि यादव ने 5 और अश्विन ने 4 विकेटें ली, यानी 2 बॉलर ने उनकी बसात लपेट दी। और फिर सबसे अहम बात यह है कि अगर 98 ओवर में
टेस्ट इनिंग जो है वो क्लोज हो जाए तो फिर ये एक सवालिया निशान लग जाता है आपके बैटिंग ऑर्डर पे भी कि आपने जो टीम लेकर आए हैं उस किस तैयारी से लेकर आए हैं। इंडिया में खेलने के लिए आए हैं, इंडिया के तमाम कुव्वत को आपको मालूम है कि उनकी बैटिंग पावर क्या है, उनकी बॉलिंग पावर क्या है, तो फिर आप जो 218 पे आउट हुए और 60 ओवर भी ना खेल पाए तो फिर एक सवालिया निशान बन अच्छा, जाता है। कुलदीप यादव मुसलसल आउट कर रहा है। यहाँ भी अगर आप देखें तो टॉप ऑर्डर में कुलदीप यादव ने ऑलमोस्ट आउट किया है। क्या वजह है कुलदीप यादव के खिलाफ प्लान नहीं बना पा रही इंग्लैंड की टीम? देखिए, प्लान इसलिए नहीं बना पाती कि इसमें प्लान बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आपका जो वीडियो एनालिस्ट है वो एक कमांड रखता हो और बॉलर के बारे में सही उसको वॉच करे, उसकी वीडियो ऐसी हो कि वो अपने बीटर्स को सही मायनों में गाइड कर सके, सेशन लंबा हो और एक एक चीज़ को उसको बताया जाए। ऐसा ना हो कि बस 15-20 मिनट का सेशन हो या खुद एतमादी ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए तो अंजाम फिर ऐसा ही होता है। तो ये खुद एतमादी आएगी कैसे असगर? ये सीरीज तो हारे में 3 ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए ना, तो आप चलते वक्त आप होपफुल थे पूरे, आप समझ रहे थे हमारी टीम बिल्कुल रेडी है, ओके है, लेकिन जब ये रिजल्ट, ये पहले दिन का जो सेशन हुआ है, इस पहले दिन का सेशन ये बता रहा है कि आपकी टीम प्रॉपर नहीं थी। यही वजह है कि आप सिर्फ 2 बॉलर को सामना नहीं कर सके, तीसरे बॉलर ने तो एक ही विकेट लिए, लेकिन जो 2 बॉलर थे उन्होंने आपकी बरसात लपेट दी है। ठीक है, ठीक है। क्विकली मुझे ब्रेक पे आना है। मौसम भाई, वीडियो एनालिस्ट का रोल कितना इंपॉर्टेंट होता है आपके कोच को? एज ए कोच आप प्रूवन कोच हैं। वीडियो एनालिस्ट, हाँ, क्या मतलब? जो वीडियो एनालिस्ट होता है साथ, तो उसका रोल के कितना जरिए- इंपॉर्टेंट हो जाता है? हाँ, जो गाइडलाइन है, देखिए वीडियो बिल्कुल वो बहुत काम की चीज़ होती है, लेकिन अपना जो है प्रिपरेशन है ना, उनकी प्रिपरेशन ठीक है। अब बॉल अगर टर्न हो, अब देखिए कुलदीप यादव नॉर्मल बॉलर नहीं है, लेफ्ट आर्म चाइनामैन करने वाला है, जिसमें गुगली भी करता है, लेग ब्रेक भी करता है, और सबसे जो मैंने इतना कंट्रोल्ड इस तरह का बॉलर, जैसे पॉल एडम्स था साउथ अफ्रीका का, वो भी हालांकि एक्शन बड़ा और था, लेकिन चाइनामैन गेंद करने वाला इतना कंट्रोल्ड स्पिनर मैंने अभी तक तो अपनी लाइफ में नहीं देखा। कुलदीप जितना कंट्रोल है, और सिर्फ इंडिया में नहीं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में बॉलिंग कर रहा हो या इंग्लैंड में कर रहा हो, जहाँ पे भी कर रहा हो, उसकी जो लाइन इतनी ज़बरदस्त है। और वो सबसे बड़ी बात क्या है कि अली वो लेग स्पिन भी करता है यहाँ से, और यहीं से गुगली भी करता है बड़ा। और फिर अगर ऐसे बॉलर की अगर लाइन अच्छी हो ना, तो जो स्पिनर्स के खिलाफ भी अच्छा खेलते हैं उनके लिए प्रॉब्लम हो जाए, तो ये लोग तो स्पिनर्स के खिलाफ वैसे थोड़े कमज़ोर हैं। हमने डिस्कस किया इंग्लैंड वर्सेस इंडिया टेस्ट मैच को, और आपने हमारे दोनों एनालिस्ट है की राय सुनी कि इंग्लैंड की टीम जो है वो प्रॉपर तैयारी के साथ नहीं आई है और इंडिया जो स्पिनर्स हैं उनको टैकल करने में कामयाब नहीं हो पा रही है। अब ये टेस्ट मैच किस रुख पे जाएगा, इसको आने वाले शोज में मजीद हम डिस्कस भी करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे दोबारा पाकिस्तान सुपर लीग के बारे में। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले बात करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग में खेले जाने वाले मैच के बारे में कि जहां इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स की टीम एक दूसरे के बदले मुकाबिल थी और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने यहां पर कामयाबी हासिल की। ब्रेक पर जाने से पहले हमने शान मसूद की कप्तानी को बड़ी तफसील के साथ डिस्कस किया, लेकिन अब हम थोड़ी बात करेंगे जो पॉइंट टेबल पर सूरत हाल आ गई इस मैच के नतीजे के बाद कि कौन सी टीम जो है वो स्लिप हुई और कौन सी टीम पर ज़्यादा चांसेस हो गए। पॉइंट टेबल पर एक निगाह डालेंगे कि पॉइंट टेबल पर अब इस वक्त क्या सांप सीढ़ी का खेल जारी है। ये अब तक के जो खेले गए मैचेस हैं उनके मुताबिक पॉइंट टेबल है। मुल्तान सुल्तान ने अपनी पोजीशन को सिक्योर किया हुआ है 12 पॉइंट के साथ, जबकि इस्लामाबाद यूनाइटेड आज के मैच के बाद फतह हासिल करने के बाद जो है वो 9 पॉइंट के साथ दूसरे नंबर पे मौजूद है। क्वेटा ग्लैडिएटर ने जनाब 9 पॉइंट हासिल किए हैं, वो भी तीसरे नंबर पे मौजूद है। इसके साथ साथ ज़ल्मी ने भी जो है 9 पॉइंट हासिल किए हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेटा ग्लैडिएटर की पोजीशन इसलिए थोड़ी सी मुस्तहकम है क्योंकि क्वेटा ने अब तक ज़ल्मी के मुकाबले में और साथ साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड के मुकाबले में जो है वो मैचेस 2 मैचेस जो इनफैक्ट और 1 मैच जो है वो कम खेला है। कराची किंग तकरीबन जो ऐसा लगता है कि अब इस टूर्नामेंट से बाहर होती नजर आ रही है, जिसने सिर्फ 6 पॉइंट हासिल किए हैं 8 मैचेस के बाद। और यहाँ पर लाहौर कलंदर की टीम ने 1 मैच जीता, 1 मैच में उनका बारिश की वजह से 1 पॉइंट उनको मिला, तो इस तरह 3 पॉइंट के साथ वो इस वक्त आखिरी नंबर पे। पॉइंट टेबल जरा स्क्रीन पे रखिएगा प्रोडक्शन टीम, असगर से जरा आगाज करते हैं। असगर जो इस वक्त पोजीशन है पॉइंट टेबल पे, क्या लगता है आपको कि मुल्तान सुल्तान इस वक्त बड़ी सिक्योर नजर आ रही है, उसके बाद जो टीमों में काफी तब्दीली होती हुई नजर आएगी? देखिए, जो मुल्तान के अपना है वो तो उसने 12 पॉइंट के साथ और फिर रन रेट भी उसका प्लस में बहुत अच्छा जा रहा है। और इसके साथ अगर मैं कहूँ कि इस्लामाबाद भी अब जो है वो सेकंड पोजीशन पे आ गई है और उसके 9 मैच कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन जो कोयटा है, कोयटा के पास अभी 2 मैच हैं और उसके 9 पॉइंट, यानी कोयटा भी जो है वो फाइनल 4 के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग
अब पेशावर ज़ल्मी का मैच अगर लूज होता है और कराची किंग अगर जीत भी जाती है तब भी कराची किंग जो है 4 में नहीं जा रही, क्योंकि उसके 8 पॉइंट बनेंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये 4 टॉप टीमें अब फाइनल हो चुकी हैं और इनके ही दरमियान अब फाइनल राउंड होगा। ठीक है। अच्छा मौसम, ये अभी दिखा रहे हैं 7 मैचेस हैं क्वेटा ग्लैडिएटर के, 3 मैचेस अभी बाकी हैं। आपको लगता है कि यहाँ पे जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड स्लिप कर सकता है और क्वेटा जो है नंबर 2 पे जा सकता है? हाँ देखिए 2020 है, कुछ भी हो सकता है अब इस्लामाबाद की परफॉर्मेंस, लेकिन जितनी अच्छी वो क्रिकेट खेल रहे हैं, बैलेंस क्रिकेट खेल रहे हैं जो अली, उससे लग रहा है कि ये वो बड़े अपने, देखिए और वही मैं कह रहा हूँ कि प्लानिंग गेम में, उनके गेम में प्लानिंग नजर आती है, बैटिंग जब कर रहे होते हैं तो, और बॉलिंग जब कर रहे होते हैं, और कप्तानी भी उनकी अच्छी हो रही है, तो ऑल टुगेदर बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं और डिजर्व करते हैं अभी तक जो टॉप ऑफ द टेबल हैं, अब डिजर्व करते हैं। लेकिन 2020 गेम ऐसा है, 1-2 अपसेट हो गए तो पता लगा सारी पोजीशन वो हो गई, लेकिन आई पर्सनली फील कि इस्लामाबाद क्लियर पहुंचेगी टॉप पे। नंबर 2 और 3 में पहले ये टॉप 4 क्वालिफाई करेंगे, ठीक है ना, 2 मैचेस रह गए। कराची और लाहौर आई थिंक वो आउट है कंटेंशन से, टेक्निकली तो आउट नजर आ रहा है कराची तो इनफैक्ट। अब आप जो नर्सरी उसको कह रहे हैं कराची को, अगर हम ऐसी परफॉर्मेंस दें, हालांकि ये कोई फ्रेंचाइज की टीम उस शहर की नहीं होती, वो अलग दूसरी जगहों से भी लोग आए हुए होते हैं, लेकिन कराची का नाम लगा हुआ है साथ। इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अगर कराची और लाहौर जो सबसे बड़े सेंटर हैं पाकिस्तान में क्रिकेट के, अब तो और भी दूसरे बहुत ऊपर चले गए, लेकिन अभी भी ये दोनों बड़े, तो इनको अपनी सुप्रीमेसी का ख्याल रखना चाहिए कि हमारी टीम ऐसा ना हो कि बॉटम में ख़त्म हो रही है या टूर्नामेंट से बाहर हो गई, जो अभी तक सिचुएशन है। दैट इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग है। बॉसिर भाई, आपकी 4 टीमें कौन सी होंगी मैं पूछूं तो? मुल्तान सुल्तान और क्वेटा को तो आपने कह दिया, बाकी 2 टीमें जो आपको नजर आ रही है प्ले ऑफ तक पहुंचेंगी? लेकिन कराची और उसका लाहौर कलंदर का नज़र नहीं आ रहा, उसके अलावा जो 4 रह गई हैं वही आपस में उनका होगा। और हाँ, कराची का तो एक ही सूरत है ना कि अगर इस्लामाबाद मैच हार जाए, सारे मैच या पेशावर मैच हार जाए तो वो तो खत्म है कराची। यही है कि असगर 2020 है, अपसेट हो सकते हैं, लेकिन ये है कि अभी तक जो नज़र आ रहा है, और इस्लामाबाद जो मैं पर्सनली फील करता हूँ, जो तो मुझे थोड़ी सी समझ है, अपनी अच्छी क्रिकेट की वजह से टॉप पोजीशन पे है, सबसे अच्छी क्रिकेट वो अभी तक खेल रहे हैं इसे, लेकिन बालर 2, 3, 4 ये 4 ने आना है। और लाइक आई सेड के लाहौर और कराची की परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं है, जिसकी वजह से बॉटम पे हैं वो दोनों, और एक मैच बाकी, ये 2 मैच रहे, 1 मैच बाकी रह गए, एक के 2 हैं और एक मैच बाकी। बहरहाल ये कि अभी तक मैं यही कहूँगा कि 2 बड़े शहरों की टीमें, जो टीमें भी अच्छी हैं, अच्छी बनाई गई है, लेकिन यकीन करना अली, अगर गेम प्लान नहीं होगा, स्ट्रैटेजी नहीं होगी, डिटर्मिनेशन नहीं होगी, एक मोटिवेशन नहीं होगा, तो परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता। ठीक है, मैं ज़रा कराची में बात कर लूँ, फिर ज़रा लाहौर की तरफ भी आता हूँ। कराची क्रिकेट कैसे बेहतर होगी? क्योंकि अभी उन्होंने कहा ना कि कराची ठीक है फ्रेंचाइज है, लेकिन नाम तो कराची का लगाना है, बीइंग ए कराचीइट्स। मुझे भी इतना दुख है, मौसम भाई को भी इतना दुख है, और आपको भी इतना ही दुख होगा। क्रिकेट बेहतर कैसे होगी? देखिए, कराची की क्रिकेट को या कराची किंग की क्रिकेट को बेहतर करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि फ्रेंचाइजर अपने मफादात को एक तरफ रखकर क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी टीम बनाए, क्योंकि जो इनकी टीम और इनकी टीम मैनेजमेंट है वो सब एक ही रूम की है ना, किचन कैबिनेट है, उस किचन कैबिनेट को डिवाइड करें, प्रोफेशनल्स को लेकर आए और प्रोफेशनल के जरिए टीम बनाए। अब बदनसीबी ये है कि ये बड़े नाम के पीछे भागते हैं। पेशावर ज़ल्मी या पेशावर की क्रिकेट में बात करूं तो वहाँ छोटे नाम से ही वो आगे आए। इस्लामाबाद यूनाइटेड भी छोटे नाम से ही वो आगे आए हैं, और उन्होंने, आपने देखा होगा कि जब पेशावर ने डोमेस्टिक में तब फतवा का सिलसिला शुरू किया तो वहाँ कोई बड़ा कोच नहीं था पेशावर का एक छोटा ही कोच था, वही कोच पेशावर ज़ल्मी में गया और उसने ही जो है पेशावर ज़ल्मी को इतने उरूज पे लेकर आया। हाँ, डैरेन समी उनको सपोर्ट जरूर करते हैं, उनके लिए वो एक अच्छा फीडबैक जरूर देते हैं और उनका मोराल भी बुलंद करते हैं, लेकिन जो किरदार रहा वो डोमेस्टिक के ही कोचेस का रहा। तो कराची को भी चाहिए कि थोड़ा डोमेस्टिक में काम करें, डोमेस्टिक से लोगों को निकालें, उनको ले, ना कि हमारा डोमेस्टिक का लड़का कहीं और जाके परफॉर्म करे, किसी और फ्रेंचाइजर के साथ जाए। आप कम से कम कराची का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं तो कराची को ओन भी तो करें। कराची में जो कराची का प्लेयर है अनवर अली, वो नजर ही नहीं आ रहा। मैं वही तो कह रहा हूँ, कराची को ओन भी तो करें। जब सिर्फ नाम इस्तेमाल ना करें बल्कि कराची को ओन करें। यही शिकवा तो कोयटा वाले भी करते हैं ना, कि भाई अगर कोयटा का नाम इस्तेमाल करें तो कोयटा को ओन करें। अब अगर लाहौर को और पेशावर की टीम को आप लें या इस्लामाबाद की टीम को लें तो इन तीनों फ्रेंचाइज के पास कहाँ के लड़के होते हैं? नॉर्मली अपने प्लेयर होते हैं, नहीं प्लेयर होते हैं ना। तो ये 2 टीमों का बड़ा इशू है इस पे। ठीक है, 2 टीमों का इशू है। कराची क्रिकेट पे मैंने इसलिए असगर से सवाल किया कि असगर जो है वो ऑन ग्राउंड जर्नलिस्ट है, ग्राउंड पे आके कवर करते हैं। आज ही की बात बता रहा हूं कि कराची की क्रिकेट बेहतर क्यों नहीं हो रही। कराची के एक जोन के ट्रायल थे एक ग्राउंड पर और अपने मनपसंद लोगों को जो है बता दिया गया कि वेन्यू चेंज हो गया है,
और उस ग्राउंड पे 150 लड़का पहुंचा हुआ था और फिर अचानक पता चला कि जो ट्रायल है वो है कराची KCCA स्टेडियम पे। जब वो लड़के वहां से गए हैं, जल्दी में गए, 2 लड़कों का एक्सीडेंट हो गया और 2 लड़के जो अपने फादर की मोटरसाइकिल पे थे, बगैर लाइसेंस के थे, तो वो अभी तक जो है वो शायद या तो कस्टडी में है पुलिस की, या जो है वो शायद अब प्रोग्राम के जब हम कर रहे हैं शायद अब छूट गए होंगे। तो कराची क्रिकेट इसलिए बेहतर नहीं हो रही है कि अपने अपने मफादात हैं लोगों के, जिनको बताना था उनको बता दिया, वेन्यू चेंज हो गया, जिनको नहीं बताना था वो जो है वो ग्राउंड के ऊपर खड़े रहे। जरा ब्रेक पे जाएंगे और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो जरा मोहसिन भाई से बात करेंगे लाहौर कलंदर के हवाले से, क्योंकि जो इनके कोच हैं आकिब जावेद, ये दूसरों में तो बहुत तनकीद करते हैं लेकिन इनके जो नताइज हैं वो टाइम टाइम फिश ही नजर आते हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे पॉइंट्स टेबल के हवाले से और कोयटा ग्लैडिएटर की बात की थी मोहसिन हसन खान साहब ने, और मोहसिन भाई के जो दोस्त हैं और उनके साथ जो क्रिकेट खेले वीवन रिचर्ड साहब, आज हमने प्रोग्राम की इब्तिदा में उनको बर्थडे विश भी किया। जो कोयटा ग्लैडिएटर की सीक्रेट ऑफ सक्सेस है, जो आप एग्रेशन की बात कर रहे हैं, क्या वीवन रिचर्ड की प्रेजेंस है या ऑस्ट्रेलियन जो उन्होंने कल्चर डाला है अपने डगआउट में, वॉटसन है, फिर इसके साथ साथ शॉन टेट हैं, उनकी मौजूदगी बड़ा मैटर कर रही है? ये शॉन टेट को तो मैं बिल्कुल रेट नहीं करूंगा, और उसको पाकिस्तान का कोच भी बना दिया था, बॉलिंग कोच, अल्लाह की पनाह, अल्लाह माफ़ करे। अब वॉटसन को लाने की बात हो रही है। वॉटसन तो चलिए, फिर भी ही इज प्रूव्ड हिमसेल्फ एज वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर एट द टॉपेस्ट लेवल इंटरनेशनल क्रिकेट में, उसको तो आप एक बेनिफिट दे सकते हैं। लेकिन जहाँ तक विव रिचर्ड का ताल्लुक है, हम दोस्त तो नहीं, हम साथ खेले में, वी हैव वेरी म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर। आई ऑलवेज एडमायर विव रिचर्ड, उसने भी अल्लाह के फजल से मेरे लिए अच्छे ख्यालात रखता है, और फिर प्लेयर बड़ा कमाल का है, दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड ईजिली। विव रिचर्ड इज़ ग्रेट, और सबसे बड़ी बात, इंसान बहुत अच्छा है। देखिए, वर्ल्ड क्लास प्लेयर होने के साथ अगर इंसान अच्छा हो, जब भी मैं आपसे कहता हूँ अगर इसको पाकिस्तान की सर्विसेज लेनी है, अगर फॉरेन कोच रखना है, अगर, तो विव रिचर्ड को रखें, उसको लें ज़रूर, बिकॉज उसके साथ एक बड़ा फ़ायदा आपको पता है क्या होगा। एक तो आपने कहा था उसकी बर्थडे है, तो मैं उसको विश कर दूँ। बिल्कुल श्योर, बिल्कुल श्योर। विव, इफ़ यू आर लिसनिंग, if you are not listening, this message will be conveyed to you. Wish you a very, very happy birthday and wish you many, many more years, because this world and cricket needs you as much as you can. Okay? All the best. Thank you. और मैं भी अपने तरफ से कहता हूँ कि आई विल पास योर मैसेज थ्रू द मैनेजमेंट ऑफ कोयटा ग्लैडिएटर एंड विल पास योर मोहसिन भाई मैसेज टुवर्ड्स यू वाया कोयटा ग्लैडिएटर। Thank you, Ali. आप कोयटा ग्लैडिएटर को हम देंगे तो इंशाल्लाह आपका मैसेज पहुँच Thank जाएगा। लेकिन मोहसिन भाई, ये खुला तजाद नहीं है कि एक तरफ आप जो है वो फॉरेन कोचेस को आप मना करते हैं कि फॉरेन कोचेस नहीं होने चाहिए, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि विव रिचर्ड को रख लो। देखिए, अब बात तो ये होगी, मैं तो ये भी कहता हूँ कि टेंटेड प्लेयर को हटाओ, रखे हुए होते हैं उन्होंने। अगर आपने रखना है तो फिर दिहाड़ी मत दें, काम निकालें और डिजर्विंग कैंडिडेट लें। विव रिचर्ड को जितना मैं जानता हूँ, इवन सैमी के लिए आई हैव गॉट हाई रिगार्ड्स, ये टीम के साथ सिंसियर लगते हैं। ये लोग हैं कि अगर मुझे लगता है, मैं हो सकता है गलत हूँ, लेकिन मुझे लगता है ये बहुत बेहतर कोच प्रूव होंगे अगर बाहर के मुकाबले में। अब एक तो यहाँ गोरी चमड़ी को देखा और लेके आ गए, और भाई देखो तो उसमें कैलिबर है कि नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट को बर्बाद करने के लिए लगे हुए हैं आप लोग। तो यहाँ, और इस हिसाब से मैं कह रहा था कि अगर आपको फॉरेन कोच रखना है तो आज की तारीख में आई पर्सनली फील अली, विव रिचर्ड या उसके साथ सैमी अगर होता है, और वॉटसन भी बड़ा आउटस्टैंडिंग। और एक बात और करें काम, ये मैं अपने क्रिकेट बोर्ड से कहूँगा, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट मत दें, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट दें। जो मैंने अपने लिए कहा था तो चेयरमैन मुझसे कह रहे थे, अरे आप कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, आप अपने लिए शर्त लगा रहे हैं। मैंने कहा हाँ, इसलिए कि मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट दें, 1 साल पे रिन्यूअल पीरियड रखें कि अगर आपकी परफॉर्मेंस देखेंगे हम, उसके बाद अगर सही परफॉर्मेंस नहीं हुई तो हम आपको हटा भी सकते हैं। ठीक है, आप क्विकली मुझे बता देंगे आप किस समझते हैं, डेरिन सैमी या वॉटसन या रिचर्ड की जिस तरह बात की मौसम में? देखिए, रिचर्ड तो एज अ मेंटोर सही है, लेकिन वो जिस एज पर है उस एज पे वो मेंटोर सही रहते हैं। लेकिन सैमी को अगर आप कोच लेते हैं तो हमारे पास बेनिफिट है, क्योंकि 9 साल से वो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ है, पाकिस्तान डोमेस्टिक के साथ है, और चीज़ों को समझता है और फिर सपोर्ट करता है प्लेयरों को। ठीक है, चीज़ों को समझता है और सपोर्ट करता है। थैंक यू सो मच असगर, थैंक यू सो मच मोहसिन भाई हमारे साथ मौजूद थे। आज के लिए बस इतने, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। कल भी हमारे साथ मोहसिन हसन खान साहब मौजूद होंगे। कल तक के लिए अली सलमान को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।